जय हिंद। मैं निपुण आलम भाई डायलॉग मंच में आपका स्वागत करता हूं और डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को सही डायरेक्शन और साथ ही मोटिवेशन देना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं मधुलिका डिक्सेना मैम। आपने सीजीपीएससी 2021 में जो 2019 का एग्जाम था उसमें 10वीं रैंक प्राप्त कर अपना स्थान सुरक्षित किया है और आज 10वीं रैंक के माध्यम से आप एक अधिकारी के रूप में हमारे साथ में जुड़ी हैं। मैम का परिचय मैं आपको थोड़ा दे दूं ताकि हमको कन्वर्सेशन करने में आसानी रहे। मैम का परिचय, मैम ने बीडीएस से डिग्री प्राप्त की है और सीजीएसई की परीक्षा यानी कि जो हमारा सीजीपीएससी परीक्षा है उसको 10वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण की है, पास की है और आज 10वीं रैंक मैम को मिली है। तो मैम पहले आपको डायलॉग मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा अपनी सफलता को अर्जित किया और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं पूरा डायलॉग मंच आपके लिए करता है मैम। तो मैम पहले आपका स्वागत। जी मैम। मैम प्रश्न हमारी पूरी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं जिसमें एक दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण जो हम पहले से शुरुआत करेंगे मैम। मैम अक्सर ये माना जाता है कि जो सिविल सेवा परीक्षा है ये बहुत ही मुश्किल परीक्षा मानी जाती है, बहुत ही टफ एग्जाम माना जाता है मैम। अब उस टफ एग्जाम के बाद ये माना जाता है कि जो आईएएस पीसीएस जो बनते हैं वो वही बनते हैं जिनको ईश्वर ऊपर से एक्स्ट्रा माइंड देकर भेजता है। तो मैम मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो आपने जब परीक्षा प्रारंभ की थी यानी कि फर्स्ट डे जब आपने परीक्षा प्रारंभ की थी और आज आप एक अच्छे स्थान के साथ चयनित हुए हैं, तो ये सफर आपको क्या मुश्किलों वाला लगा? जो एक धारणा है वाकई मुश्किलों वाला पेपर है, ये परीक्षा है? जी, सिविल सर्विस परीक्षा मुश्किल तो है लेकिन कोई भी परीक्षा आसान तो नहीं होती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी जब लगता था तब मैं भी अपने जिनकी सिलेक्शंस हो गए थे तो उनसे पूछा करती थी या मेरे कलीग्स जो हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे पूछती थी कि कैसे किया, क्या किया, या मैं वीडियोस देखती थी यूट्यूब में ऐसे ही जैसे आप मोटिवेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो वैसे ही मैं भी देखा करती थी। और लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सिलेबस की रूबरू हुई और जैसे जैसे मैं पढ़ती गई तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और ऐसा लगा कि नहीं, ये परीक्षा अगर डेडिकेटेड वे से पढ़ाई की जाए तो क्रैक की जा सकती है। जी मैम, जब धीरे धीरे आपको लगने लगा कि मुश्किल परीक्षा नहीं है लेकिन फिर भी एक लंबा सफर तो रहा होगा मैम, आपकी थोड़ी जर्नी को बताएंगे? आपने कब से पढ़ाई प्रारंभ की थी और कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुंचे मैम? मैंने अपनी पढ़ाई 2018 से स्टार्ट की थी। तब मैंने प्रारंभिक रूप से कोचिंग लिया था लेकिन उस बारी जब मैंने 2018 की पहली बार परीक्षा दिलाई तब मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था। तब फिर उस प्रोसेस में धीरे धीरे मुझे कहीं लगा कि जो रोल जो सबसे ज्यादा प्ले करता है इस एग्जाम में वो है सेल्फ स्टडी। मतलब जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कोचिंग हो, क्या कोई भी टीचर हो, कोई भी गाइड हो, हेल्प नहीं कर सकता। तो ये मुझे फील हुआ तब मैंने 2019 में सिर्फ सेल्फ स्टडी की। मैंने डेडिकेटेड वे से 6 से 7 घंटे, उससे ज्यादा नहीं, पढ़ाई डेली रखी है। कभी कभार नहीं हुआ तो वो मैं कवर करने की कोशिश करती थी लेकिन कंटिन्यूटी एक बनी हुई थी। और ये 2019 की जो परीक्षा है ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। ओके मैम, यानी कि आपने दूसरे अटेम्प्ट के द्वारा, पहले अटेम्प्ट में आपका प्री नहीं निकला था। वो कारण ये था कि आपकी नियमितता नहीं थी, रेगुलरिटी नहीं थी। उस रेगुलरिटी न होने के कारण आपका ये एग्जाम गड़बड़ हुआ, लेकिन आपने 2019 में नियमितता बनाई तो ये एग्जाम आपने क्या किया, इजिली क्रैक किया। लेकिन हम 2019 के सफर की हम बात करें, 2019 में प्री दिया, फिर आपने मेंस दिया, फिर आपने इंटरव्यू दिया। क्या इस पूरे 2 साल का एक पीरियड आपका पूरा हुआ मैम, क्या इसमें कभी नेगेटिव विचार नहीं आए कि क्या होगा नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं, ये एकदम पॉजिटिव रहे पूरा 2 साल तक? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव विचार आते थे तब मैं घर में, मतलब मेरे पेरेंट्स हैं उनसे बात करती थी, मेरा भाई है उनसे बात करती थी, अपने मतलब फैमिली से बात कर, फ्रेंड्स से बात करती थी, गाइड्स हैं जी हाँ जिनसे जिनके सेलेक्ट हुए हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं उनसे बात करती थी, वो मुझे काफी मोटिवेट करते थे। तो ऐसा नहीं है कि आती नहीं है नेगेटिविटी, बिल्कुल आती है। जब बीच में कोविड आया, मतलब ये 2019 की जैसे परीक्षा है और अभी कंप्लीट हुई है 21 में, तो पूरा जो 1 साल का जो टाइम था वो मेरे लिए काफी मुश्किल था कि मतलब कब परीक्षा होगी और एज भी, जैसे कि एज तो रुकती नहीं है तो था। लेकिन हम जब अपने बड़ों से बात करते हैं या फैमिली फ्रेंड्स, तो ये काफी इम्पोर्टेंट रोल करते हैं हमारी लाइफ में। जी मैम,
मैम ये बात अब बड़ा अच्छा, आपने कोरोना काल की जब बात जिक्र की, तो मैं कोरोना काल भी थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा कि उस समय आपने प्रिपरेशन कैसे रखी। सेल्फ स्टडी तो आपने किया, लेकिन आप बुक्स नहीं ला सकते थे, तो सेल्फ स्टडी यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया, किस तरह से आपने अपनी स्टडी को जारी रखा था? जी, मेरे पास मेरे नोट्स थे, मतलब बुक्स तो मैंने मेरे पास पहले जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने ऑथेंटिक बुक्स ही ली थी, उनसे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे। तो मैं हमेशा, मेरी आदत रही है कि मैं अपने ही नोट्स से पढ़ती हूँ। और जब मेरे पास वो नोट्स कभी अगर मुझे कमी लगी तो बिल्कुल मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे और अलग अलग जैसे इंस्टीट्यूट्स के कुछ वीडियोस होते हैं तो मैंने वो देखे, और इंटरनेट का मैंने भरपूर सहारा लिया। इनफैक्ट करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर के साथ साथ इंटरनेट का भी सहारा लिया। मैम एक बात, बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर की आपने बात की। देखिए मैम, जो हमारा एक सीजीपीएससी का यानी कि छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स वगैरह है, वो तो अच्छे से न्यूज़पेपर नहीं मिलता, ठीक है। इंडिया का जो करंट अफेयर्स है वो तो आपको अच्छे से न्यूज़पेपर मिल जाएगा, लेकिन जो लोकल न्यूज़पेपर है उनमें तो मिल नहीं पाता है। तो आपने छत्तीसगढ़ को कैसे मैम प्रिपेयर किया? छत्तीसगढ़ की जो पूरी प्रिपरेशन थी वो कैसे की मैम, करंट की अगर हम बात करें? छत्तीसगढ़ करंट की बात, जी करंट की बात करें तो ये मैंने पूरा, मेरा यूट्यूब पे ही डिपेंडेंट था। यूट्यूब में ही जो करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं तो मैं वो ही फॉलो करती थी। और थोड़ा बहुत जैसे डेली न्यूज़पेपर हमारी आदत है, तो डेली जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर हो या नवभारत हो, तो वो मैं फॉलो करती थी। और इंग्लिश के लिए मैं द हिंदू, जैसे इंडिया के लिए सब फॉलो करते हैं। तो मैम एक बड़ा आपने यूट्यूब का जिक्र किया, तो एक प्रश्न हमेशा अभ्यर्थी मन में रहता है, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि ये नॉलेज के ना फ्लड आ चुका है नॉलेज का। यूट्यूब पर आप जाइए, एक ही विषय के ऊपर खूब सारे वीडियोस हैं। तो जो फ्रेशर हैं, चलिए आप तो 2018 में आपने प्री दिया, जैसे फिर 19 में दिया, तो 2-3 साल की आपकी जर्नी रही, तो आप एक बार सिलेक्शन करना जान गए होंगे कि क्या वीडियो मेरे लायक है, कौन सा वीडियो मेरे लिए सही है, कौन सा मेरे लिए गलत है, वो मेरे को देखना है, कौन सा मेरे को नहीं देखना है। लेकिन एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए तो बड़ा मुश्किल वाला होता है कि हम इस वीडियो को देखें या इस वीडियो को ना देखें। तो मैम उसके लिए आप कुछ कहेंगे फ्रेशर के लिए कि भाई उसको ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, कुछ मापदंड है उसके? जी, जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्या देखें उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं देखें। जी और इसी टाइम पे जो है हमारे जो गाइड्स हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं, वो काम आते हैं। या सीरियसली अगर कोई स्टूडेंट्स अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी ध्यान में हो, तो आप जी उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्या देखते हैं या क्या देखना चाहिए। तो या खुद भी एक बार देख के, अगर वो सीरियसली अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, तो ऐसे समझ में तो आ जाता है कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। तो हम ऐसे सहारा ले सकते हैं लोगों का, ओके, यानी कि आप कह पूछ रहे हैं कि जो सकते हैं। सीनियर हैं आपके, जो फ्रेंड सर्किल में हैं, उनको आप सजेस्ट कीजिए कि उनके भाई हमको क्या देखना, जी, कैसे जो देखना चाहिए। सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो भी सीरियस हैं और आपकी तरह वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं या अपने टीचर्स से पूछ सकते बिल्कुल बिल्कुल मैम, बड़ा अच्छा मैम आपने बताया कि थोड़ा गाइडेंस के साथ करें, नहीं तो दिशा भ्रमित हो जाएगी और कहीं के हैं। कहीं जी, निकल जी, जी, जाएंगे। जी। जी मैम। जी, मैम जी। मैं आपका पूरा मैम मार्क्स देख रहा था, तो मेरी उत्सुकता हुई आपके मार्क्स को लेकर चर्चा करने की। फोर्थ पेपर में मैम आपने काफी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए, 143.5, तो 143 पॉइंट यानी कि करीब 144 नंबर आपने ऑब्टेन किए। बाकी परीक्षा पेपर में भी आपके ठीक रहे, लेकिन फोर्थ पेपर में आपने अच्छे स्कोरिंग मार्क किया। तो मैम फोर्थ पेपर की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, या नॉर्मल सब पेपर दिए थे, फोर्थ पेपर में अच्छे नंबर आ गए, क्या मैम आपका था फोर्थ पेपर को लेकर? जी, सच बोलूँ तो मैंने सबसे कम तैयारी फोर्थ पेपर की ही करी थी, क्योंकि एज़ अ मैंने जी बीडीएस किया है, तो मैं डेंटिस्ट हूँ, डॉक्टर जी हूँ। जी तो साइंस जो पार्ट था, वो पहले से ही मतलब स्ट्रॉन्ग ही रहा है। जी और मैंने सिर्फ मैथ्स और जो है रीजनिंग, वो मैंने पॉलिश किया, क्योंकि मैथ्स बायो वालों का, जैसे अदर सब्जेक्ट्स वालों का भी 10th में ही छूट जाता है। तो जी बस मैंने मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा-सा ध्यान दे के पढ़ाई की। जी। बाकी साइंस वाला पार्ट मैं ऑलरेडी बायोलॉजी फैकल्टी भी थी, 3 साल मैंने काम किया है, ओके तो इसलिए मुझे वो आसान लगा पेपर। ओके, यानी कि आप कहेंगे कि जो पिछली पढ़ाई थी वो काम आ गई फोर्थ पेपर के लिए। पिछली पढ़ाई थी वो काम। जी, जी, लेकिन जी। मैम आपके ऐसे में भी अच्छे नंबर है, 131 है, और माना जाता है कि जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए ऐसे बड़ा टफ होता है। तो आपने वहां पर कैसे मैनेज किया मैम, 131 कैसे वहां पे ऑब्टेन किए? कोई खास स्ट्रेटजी में जो बताना चाहें आप? जी, मैं मेरी जो इसके लिए स्ट्रैटेजी रही, वो ये है कि मैं ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जी उनमें ऐसे के टॉपिक्स आते थे, ओके तो मैं उनमें लिखा करती थी।
तो ओके उससे क्या है, हमारे जो क्रिटिसिज्म भी होते हैं, हमारे पॉइंट्स भी पता चलते हैं हमको कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या नहीं। तो वो मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि ऐसे के लिए मैंने स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर किया था, मतलब एक एक ऐसे मैं वीक में एक ऐसे या 15 दिन में एक ऐसे मैंने शुरू से ही लिखा करती थी। जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उन पे मैं खुद से ही बना के, मतलब मैं ऐसे लिखा करती थी, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते थे तो वो लिखा करती थी। तो मैं तो यही कहूंगा तो कि उससे वो इम्प्रूव हुआ। जी सेल्फ प्रैक्टिस आपने खूब किया और साथ में राइटिंग स्किल पर आपने फोकस किया, तो आपने ये मार्क्स जी क्या जी क्या ऑब्टेन किए। मैम यहाँ पर मैं जी एक और देख रहा था चीज, 90 मार्क्स आपको इंटरव्यू मिले मैम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ फर्स्ट रैंक के जो हमारे निधि जी हैं उनको भी 90 मार्क्स मिले हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे वर्षा बंसल जी 6 रैंक हैं उनका सबसे टॉपेस्ट हम्म, मार्क इंटरव्यू 130 मार्क्स आए हैं। हालांकि इंटरव्यू में जी काफी जी कम जी मार्क्स 35 भी आए हैं, एक रैंक है हम्म, 708, उनको 35 भी मिले हैं। तो मैम इंटरव्यू के लिए आपको क्या लगता है इतना वेरिएशन कैसे, कहाँ 130 और कहाँ पर 35, तो चलो बहुत कम हो गया, लेकिन हम यहाँ भी देखें 90 आपके हैं, फर्स्ट रैंक वाले उनकी भी, हम्म, निधि जी के भी 90 मार्क्स है। तो यहाँ पर हम बैलेंस कैसे करें कि मेंस पर ज्यादा फोकस करें या इंटरव्यू में कैसे प्रदर्शन अच्छा करें, क्योंकि अगर वर्षा बंसल जी की तरह आपके मार्क्स होते तो आप भी मुझे लगता है कि 10 से अच्छा खासा 40 मार्क्स का पेज लेती। तो इंटरव्यू के लिए मैम इंटरव्यू कुछ के लिए बताइए। जी जी, इंटरव्यू की तैयारी अलग से तो नहीं होती है। जहाँ तक मैं मानती हूँ कि प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ये जी एक इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। हम अलग से कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। और ये जी हमारी पूरी जो जर्नी होती है, जो किसी की 1 साल हो 2 साल हो, उसी के दौरान हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। जी तो ये है कि उस वक्त पे, उस मोमेंट पे, उस 10-15 मिनट में, मतलब जी आप क्या कर जाते हैं, या क्या आपको ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाता है जिसके लिए आप कुछ ऐसा आंसर दे देते हैं जो उनको जी बहुत पसंद आए, या जी तो ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ फैक्टर हो सकता है कि मैम के कुछ आंसर्स होंगे जो पैनल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए या पसंद आए। तो जी मैम एक्चुअली क्या है ना, मैं तो यही आप जो बोल रहे हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेंस पर ज्यादा फोकस करें और बोर्ड को जी, ना मेंस पे जाने, ज़्यादा फोकस करें। हाँ बोर्ड पे हुँ, ना जाने कौन सी बात आपकी अच्छी लग जाए तो वो आपको भरपूर जी, मार्क्स जी, दे दे। वही, वही। बिल्कुल जी, सही है। वही। मैम थोड़ा सा मैं सिलसिले वाइज थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हुँ, ये तो हमने मार्क्स से बात कर ली कि मैम हुँ, प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम की बात करें, मेंस की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, तीनों जो तैयारी है अक्सर अभ्यर्थियों को लगता है कि प्री की तैयारी अलग करनी चाहिए, मेंस की तैयारी अलग करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं साथ में करनी चाहिए। मैम आपका क्या नजरिया है, ये एक पूरी कलेक्टिव स्टडी है या हम लोग माने कि इसको अलग अलग हम लोग करके करें। नहीं, नहीं, जैसे कि मैंने अभी बोला कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल जो व्यू है, वो ऐसा है कि नहीं, तैयारी अलग से नहीं होती है। जी तैयारी प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, ये साथ में ही होती है। क्योंकि ओके मेंस के लिए हमको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना होता है, हमको डिटेल्स पढ़ने होते हैं, फैक्ट्स जी भी पढ़ने होते हैं। तो जब मेंस की तैयारी हम सही से नहीं करेंगे, हम प्रीलिम्स कभी कर ही नहीं सकते। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि कभी प्रीलिम्स की तैयारी हम अलग से नहीं कर सकते, और कर रहे हैं जो, तो वो सिर्फ प्रीलिम्स ही मतलब निकलेगा। हो सकता है फिर मेंस में हम क्योंकि हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए किसी चीज का, हमें डिटेल्ड थरो नॉलेज होनी चाहिए किसी चीज की, और जी वो सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन से ही आ सकती है। ओके तो मैम। तो यानी कि आपका कहना है कि समेकित पढ़ना चाहिए, कोई अलग अलग हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड वे में। हाँ जी मैम एक और प्रश्न अक्सर अभ्यर्थी करते हैं जो फ्रेशर ज्यादा करते हैं कि फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट, कि हमको फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है या कॉन्सेप्ट पे, और तीनों परीक्षाओं में अगर हम तीनों स्तरीय परीक्षा की बात करें तो किसका कितना वेटेज हो जाता है मैम। जी, प्रीलिम्स का देखा जाए तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, नो डाउट। कॉन्सेप्ट जैसे कि ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, जी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जरूरत है। क्योंकि आप अगर बेसिक डेफिनेशन आपको नहीं पता, तो आप जस्ट फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में लेते हैं कि जैसे रेपो रेट है। अब जी रेपो रेट अगर किसी को पता है, याद कर लिया, हाँ 4% है या 3.5% है, जो भी है, तो उसमें अगर आपको पता ही नहीं कि रेपो रेट क्या है, तो उसे कोई जी मतलब नहीं है। तो कंसेप्ट के साथ में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री जी में आपको बैकग्राउंड कहानी पता होनी चाहिए। जी तो ये है। तो सब्जेक्ट वाइज हम देख सकते हैं प्रीलिम्स में भी, और मेंस में तो कॉन्सेप्ट का, मेंस तो बोल सकते हैं कि 80% कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन जी अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स भी डालते हैं तो डेफिनेटली आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते ओके। तो मैम बड़ा अच्छा आपने हैं। बताया कि अगर हम प्री की बात भी करें तो अगर आपको फैक्ट्स को याद रखना है तो आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा, और मेंस के कॉन्सेप्ट लिए जानना होगा। 80% आपको कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाता है,
लेकिन जब आप उसमें फैक्ट्स डाल देते हैं 20%, तो आपके कॉन्सेप्ट में और ज्यादा क्या आ जाती है, निखार आ जाता है, और वो एग्जामिनर को कॉपी चेक को आपको प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। हम अपनी बात को वहाँ पे प्रूव कर पाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं तो उसके ये तथ्य हैं, तो वो चीज जो है वो प्रूव हो जाती है। बिल्कुल, कहा भी जाता है ना कि मैम एग्जामिनर के सामने हम तो जा नहीं रहे, हमारी कॉपी जा रही है, तो हमारी कॉपी हमारा आईना है, हम उसमें कितना लिख दें, कैसे लिख दें, उससे हमको मार्क्स मिल जाते हैं। मैम एक प्रश्न और हमेशा अभ्यर्थियों के मन में रहता है, लगातार रहता है, कि कितना समय इनफ होता है इस पूरी प्रिपरेशन को करने के लिए, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को करने के लिए? जी, जैसे बात करूं तो कई ऐसे विरले पर्सन भी होते हैं जो 2-3 महीने ही तैयारी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 1.5 साल चाहिए या 1 साल चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो प्रीलिम्स की परीक्षा के 2-4 महीने पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2-4 महीने टाइम मिलता है तो मेंस की परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। ऐसे भी लोगों का निकलता है, मैं नहीं कह रही कि नहीं निकलता, लेकिन मुझे जैसा फील हुआ कि ऑलमोस्ट जो 1 साल का हम अगर करंट अफेयर्स को भी लें पढ़ते हैं, तो वो जो एक साल का जो टाइम है वो एक नॉर्मल टाइम है किसी भी अभ्यर्थी के लिए। जी, यानी 1 ईयर में हम अच्छे से प्रिपरेशन को कर सकते किया हैं। किया जा सकता है जी, बहुत और अच्छे से किया जा सकता है। सेल्फ स्टडी के थ्रू में, ये आप कहना चाह रहे हैं? सेल्फ स्टडी के थ्रू, जी, जी, जी जी। मैम। मैम कुछ खास बातें जो आपने प्रिपरेशन के दौरान, जैसे आपने और भी स्टूडेंट्स को देखा होगा तैयारी करते हुए, तो एक ग्रुप स्टडी की बात करें, एक सेल्फ स्टडी में कि हम इंडिविजुअल रह के तैयारी करें, तो आप ग्रुप स्टडी या इंडिविजुअल स्टडी में फोकस करते हैं? किस बात को आप ज्यादा प्रेफर देंगे कि ग्रुप स्टडी करना चाहिए या इंडिविजुअल हम लोग तैयारी करें? जी, ये अपना-अपना जैसे व्यू अलग-अलग होता है। कई लोगों को ग्रुप स्टडी की आदत होती है, मतलब उनका ये है कि वो जब इंटरैक्ट करेंगे, बातें करेंगे तो उन्हें चीज़ें जल्दी ग्रास्प होती है। कुछ लोगों को ये है कि नहीं, अब हमको एक बंद कमरा चाहिए और हम वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। जी, तो मैंने जब 2019 में जब मैंने प्रिपेयर किया, तो मैंने पूरी सेल्फ स्टडी ही की थी, मैंने कभी ग्रुप स्टडी नहीं की। लेकिन अभी कोविड के दौरान जैसे हमने बात की, तब डिप्रेशन आता है, नेगेटिविटी आती है, तब बेटर होगा कि ज़्यादा नहीं तो हम आधे घंटे, 1 घंटे, अगर जो हमारी तरह कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ चीज़ें डिस्कस करते हैं, इवन करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो हमें उससे फ़ायदा होता है। करंट अफेयर्स को डिस्कस करना चाहिए कि ग्रुप डिस्कस करेंगे तो करंट ज्यादा अफेयर्स को बेटर है। हम डिस्कस कर सकते, जी, जी, जी। जी, जी। मैम एक प्रश्न और मैं आपको कहूँगा कि मैम टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी अभ्यर्थी हमेशा अक्सर कहते रहते हैं कि प्री का टेस्ट देना चाहिए, मेंस की टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी चाहिए। मैम इस बारे में कुछ कहेंगे? और जैसे इंटरव्यू मॉक, हुँ, तो हुँ। तीनों स्तर पर प्रैक्टिस करने की क्या भूमिका है आप कहेंगे? जी, टेस्ट सीरीज़ तो रेगुलर ही देने चाहिए। मैंने भी टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के जब जॉइन किए थे, तभी मैंने मेंस के भी जॉइन कर लिए थे। ओके, और टेस्ट मैं जैसे हर वीकली जो है मैं हर वीक टेस्ट लगाया करती थी। तो टेस्ट सीरीज़ का मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि उससे हमारी चीज़ें ना ही पॉलिश होती हैं, हमें अदर स्टूडेंट्स के साथ जब हम कम्पीट करते हैं तो हमें अपनी कमियाँ भी पता चलती हैं, कि मतलब हम कहाँ लैग कर रहे हैं। जब हमारी रैंक आती है इतने लोगों में, तो हमें पता चलता है कि हमें कहाँ, हमारे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, हमारी कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो वो हमारी तैयारी में मदद करता है। तो ओके, टेस्ट सीरीज बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और मॉक, वैसे इंटरव्यू की बात करें तो मॉक भी ज़रूरी है। मतलब अगर आपने कभी पैनल कभी फेस नहीं किया या कभी आपने इंटरव्यू कभी दिया नहीं है, तो जी, मॉक इंटरव्यू जो है वो अंदर कॉन्फिडेंस तो बढ़ाता ही है, डर जो होता है जी, कि एक जो, वो निकाल देता है मॉक। ओके मैम। मैम एक छोटा-सा मेरा प्रश्न और है जो अक्सर, क्योंकि आज भी हम देख रहे थे काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए थे। उनका कहना ये था कि सर थोड़ा-सा हर टॉपिक के बारे में, कि मान लीजिए पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में क्या पढ़ें, हिस्ट्री में क्या पढ़ें, ज्योग्राफी में क्या पढ़ें? ये भी थोड़ा-सा अगर गाइड हो जाता तो अच्छा रहता अभ्यर्थियों के लिए। तो हिस्ट्री से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जी, जी, तो हिस्ट्री की बात करें तो पेपर 3 में मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट 75 मार्क्स के मतलब हिस्ट्री आती है। तो जी, उसमें मेन हम फ़ोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे करते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री में हम फैक्चुअल पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम मार्क्स के मतलब क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अभी प्रारंभिक तैयारी पे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करें। ओके, और पॉलिट और जो भी बुक्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि बुक्स जो हैं वो ऑथेंटिक रखें। मतलब मैंने हमेशा ऑथेंटिक बुक से ही प्रिपेयर किया है। अगर वो डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं तो भी
इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन अपने नोट्स बना के पढ़ें तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि मैम वो एक रिवाइज करने में बहुत। जी मैम, एनसीईआरटी भी पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा? क्योंकि अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, आपने बुक्स का तो बोला। एनसीईआरटी के मैम आप क्या कहेंगे, आपने पढ़ा एनसीईआरटी या नहीं? जी मैंने, हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है, जी और जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं तो वो जी मैंने प्रेफर की है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम प्रेफर किया है। तो ओके एनसीईआरटी जो है बेस के लिए स्ट्रांग है। जैसे मैं, मेरा बैकग्राउंड पूरा साइंस का था, तो जी मेरी जो हिस्ट्री है वो तो 10th से ही छूटी थी, तो मुझे एक बेस बनाना था। तो जिन जो जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी हिस्ट्री स्ट्रांग होती है, वो अदर किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझ जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि जी एनसीईआरटी आप पढ़ें। आप बेस आपका डेवलप होगा, तब आप उस पे फैक्ट्स डेवलप कर पाएंगे। जी। यानी कि हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम की बुक, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको फोकस करना है, तो आपके लिए हिस्ट्री कंफर्ट जोन में हो जाएंगे। मैम यही जी बात जी। आप मेंस पीटी दोनों के लिए हिस्ट्री में कहेंगे? हाँ जी, ये मैं मेंस की बात कर रही थी। ओके प्रीलिम्स में ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडर्न या मतलब फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो फैक्ट्स तो आपको एंशियंट के भी पता होने चाहिए, तो हम उसको एक ऑल ओवर वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। जी हम्म, ओके। और मैम अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, उन सब के बारे में थोड़ा बताएं तो। हाँ, ज्योग्राफी के लिए मैं कहूंगी कि आप मैप्स से तैयारी करें। मैंने भी अपनी तैयारी मैप्स के थ्रू ही की थी, कि अगर जैसे इंडस्ट्रीज है या एनर्जी रिलेटेड है या मिनरल्स है, कोई चीज अगर आपको पढ़नी है, फॉरेस्ट है, तो आप मैप में प्लॉटिंग करके पढ़ें, तो क्या विजुअल्स जो होते हैं ना, वो हमको बहुत जल्दी याद होते हैं। तो मैंने मैप से प्रिपेयर किया था। मैं इंडिया के मैप बनाती थी, या सीजीजीएस की बात करूँ तो मैं छत्तीसगढ़ के मैप्स बनाती थी। तो उससे क्या होता है कि आपकी मैप बनाने की प्रैक्टिस तो हो ही जाती है, क्योंकि ओके आपको विद इन 15 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स आपको मैप बनाना रहता है मेंस जी एग्जाम में। तो जी उससे वो भी प्रिपेयर होता है, और फैक्ट्स जब प्लॉट करते जाते हैं तो आपको फैक्ट्स भी याद होंगे। और ज्योग्राफी में ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात तो रहती है नहीं, तो जी। मैं डायग्राम्स के थ्रू या माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ना ज्यादा पसंद करती हूँ, और यही सलाह भी दूंगी। तो आपने कि मैपिंग की जो स्टडी किया वो आपको प्री मेंस दोनों के लिए आपके लिए ये लाभकारी रहा है। जी तो जी मेंस जी में जी। मैप बनानी प्रैक्टिस होगी, आपको टाइम भी सेविंग हो गया होगा प्रैक्टिस होने से। और मैम जी जी। पॉलिटी के लिए मैम कैसे किया आपने? पॉलिटी के लिए मैं एम लक्ष्मीकांत मैंने बुक प्रेफर की थी। पॉलिटी मैंने उसको वो एक होल सोल जिसको बोलते हैं, रिलीजियस है, तो पढ़ना ही ओके। पड़ता है। लेकिन तो मैम कहा वो जाता बुक है, मैंने। ये लक्ष्मीकांत की बुक कहा जाता है कि प्री के लिए अच्छी रहती है, मेंस के लिए नहीं, क्योंकि मेंस में तो काफी ज्यादा वर्ड लिखना होता है और वहाँ पर फैक्ट की जानकारी ज्यादा रहती है लक्ष्मीकांत में। आपने ऐसा कुछ महसूस किया? जी नहीं, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ एक बुक पे ही स्टिक होके की है, क्योंकि मुझे ऐसा ओके लगता है कि आप सोर्सेज जितने कम रखेंगे, जी आपकी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होगी और भटकाव उतना ही कम होगा। जी तो जी। मैंने एक ही बुक से प्रिपेयर किया। और मैम साइंस के लिए मैम? साइंस के लिए 10th तक की जो है एनसीईआरटी और सीजी बोर्ड की भी बुक्स मैंने प्रेफर की, और एनसीईआरटी भी इतना इनफ रहता है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी जो आपको अगर कोई अपने आंसर्स और अच्छे करने हैं, तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। कोई आंसर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन बुक्स जो है वो इनफ है 10th तक ओके। की। और मैम एक मेरा आपसे, मैम जो पेपर 7 है, क्योंकि पेपर 7 बड़ा डायनेमिक पेपर कहा जाता है, और पेपर 7 में मैं देखता हूँ कि एवरेजन सभी स्टूडेंट के नंबर ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन आपके तो मुझे अच्छे लग रहे हैं कि, और के जो मैं नंबर देख रहा हूँ, तो आपने 7 पेपर में भी नंबर अच्छे नंबर 106 नंबर आपने 0.5 आपने नंबर ऑब्टेन किए हैं। नहीं सॉरी, 101 100, 101। हाँ 101, 101। 101 आपने मार्क्स लिए। तो मैम पेपर 7 के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? पेपर 7 की तैयारी भी मैं कहूंगी कि एक बारी में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतना डायनामिक है कि आप एक बार में पूरे साल का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते। तो वो जी भी एक प्रोसेस है। आप स्टार्टिंग से जो करंट अफेयर्स कर रहे होते हैं, और जी आपको वही काम आते हैं बाद में, जो जी पेपर 7 के टाइम में जो आपने साल भर पढ़ा होता है, तो आपके दिमाग में वो चीजें होती हैं। और आप उनको, क्योंकि एडिटोरियल जब आप पढ़ते हैं या आप कोई पत्रिका पढ़ रहे हैं, कोई सी भी चीज पढ़ रहे हैं, तो उसका एक बेस डेवलप होता जाता है। बस लेखन शैली की कमी है, तो आप क्वेश्चंस लेके या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वो कमी भी पूरी हो जाती है। लेकिन मैम ऐसा डायनेमिक पेपर होता है, स्टूडेंट अखबार को पढ़ते हैं, उससे नोट्स बनाने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर हम जब नोट्स बनाते हैं तो पूरी किताब बन जाती है, और नोट्स नहीं होती, पूरी एक नई किताब बन जाती है।
तो उसको जो शॉर्ट करते हैं वो शॉर्ट करने का तरीका क्या मैम, आप कुछ उसमें भी कहेंगे? कि जैसे अभी मैं एक डिस्कस कर रहा था तो उनका कि फिलोसफी जैसे था, तो मैंने फिलोसफी को केवल 4 पेज में उसको पूरा कर दिया, समेट दिया था। तो हम ये शॉर्ट कर देना, ये कैसे काम कर पाता है? इसको हम कैसे करें कि फ्रेशर को शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे सीखें? शॉर्ट कोट्स के लिए मैं ये कहूंगी कि आप पहले तो बुक से बेसिक जो है कंसेप्ट आपका डेवलप करें। उसके जी। बाद जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो जैसे आपने कोई लाइन पढ़ी या कोई पैराग्राफ पढ़ा, तो उस जी। पूरे पैराग्राफ को शो करता हुआ कोई वर्ड होता होगा जो जी। आपको पूरा कंसेप्ट याद दिला दिए। तो मैं वही करती थी। मेरे भी एक्चुअली फिलोसफी के जो नोट्स हैं वो 5-6 पेज के अंदर कंप्लीट हो गए थे। तो जी। मैंने भी वही कोई, अगर जैसे कि मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं तो उनका नाम जी। लिख के पॉइंट वाइज कि क्या है, बस कंसेप्ट, सिर्फ 1-2 वर्ड्स में कंसेप्ट, तो वो आपको पूरा याद आ जाएगा और बाद में लेखन शैली आपको काम आएगी। तो जी। जो पॉइंट पॉइंट में है या रे डायग्राम्स है या फ्लो चार्ट है, इस बेसिस जी। पे आप शॉर्ट कर सकते हैं चीजों को। ओके, यानी कि हम बहुत शॉर्ट में लेके चलें और पॉइंट वाइज वर्ड में लेके चलें, सेंटेंस में नोट्स ना बनाएं, तो जिससे आपको सेंटेंस में नोट्स ना बनाए। रिकॉल याद करने में, रिकॉलिंग करने में आपको इजी रहे। तो मैम जी लास्ट जी। में मैं आपसे बस एक ही प्रश्न कहूंगा मैम, कुछ भी मैसेज एक ऐसा जो हमारे यूथ को, एस्पिरेंट्स को, फ्रेशर को मोटिवेट करे और उनके लिए कोई दिशा, एक डायरेक्शन दे दे, कुछ ऐसा कुछ कहना चाहेंगे मैम यूथ के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए? कि यूथ को मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने नेगेटिविटी की बात की, तो नेगेटिविटी लाइफ में आती है, फेलियर्स भी आते हैं। मेरा भी पहली बार में जब प्रीलिम्स नहीं निकला था तो जी। मैं भी काफी डिप्रेस हुई थी कि लेकिन आपका जब आप ध्येय बना लेते हो, जब आप लक्ष्य बना लेते हो, तो जी। आप उसको पाने के लिए जुट जाते हो। तो जी। आपको हारना नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी कि फेलियर्स भी आए तो भी आपको हारना नहीं है। ये एक जी। रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है जी। और रेगुलर वे से पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन सक्सेस तो मिलती ही है, अगर आप सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं। जी, यानी कि नेगेटिविटी से दूर रहना है और रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, कछुए की रेगुलरिटी तरह। मेंटेन हाँ, करनी एक कहानी है ना, पुरानी कहानी का, ये कछुए और खरगोश की जो दौड़ हुई थी, तो कछुए की है। तरह जी अगर आप रेगुलरिटी चलते रहेंगे तो डेफिनेटली यू गेट द सक्सेस, आपको सफलता मिल जाएगी। तो मैम जी जी, आपका, लास्ट में कछुआ ही जीतता है। जी जी, तो मैम हाँ बड़ा अच्छा जी। लगा मैम, आपका पूरा इंटरव्यू हमने लिया, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे काफी ज्यादा व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा सभी एस्पिरेंट्स की ओर से आपसे, कि जैसे आपने कहा मैं 4 से 5 पेज में फिलोसफी के नोट्स एकदम पूरा समाहित कर दिए थे, तो वो नोट्स अगर हमें मिले तो हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को उसको शेयर करें ताकि उनको उसका नोट्स का लाभ मिले, उनको भी समझ में आए कि भाई हम लोग कैसे ब्रीफ कर सकते हैं, कैसे चीजों कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट मैम हमारी डायलॉग मंच की ओर से रहेगी। और मैम अंत में आपको बहुत बहुत आभार आपका कि आपने डायलॉग मंच के लिए समय निकाला, और थैंक आपके यू, उज्जवल थैंक यू, भविष्य के लिए डायलॉग मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।